हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 35। पिछली क्लास में हमने हमारी सेकेंड यूनिट का नया चैप्टर एक स्टार्ट किया था, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। इसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी, जो बेसिक्स थे उनको समझा था, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी। उसके अलावा हमने एक टॉपिक पढ़ा था परचेज कंसिडरेशन। फिर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि अमालगमेशन जो है वो परचेज के नेचर का भी होता है, अमालगमेशन मर्जर के नेचर में भी हो सकता है। हमने जो टॉपिक पढ़ा था परचेज कंसिडरेशन, मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो बिल्कुल अब हम सीखेंगे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की पूरी क्लास हमारी इसी पर रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल की गणना कैसे की जाएगी। तो तीन मेथड हमारे पास, देयर आर 3 मेथड्स। उन तीनों मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का, वो है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड, हिंदी में हम इसे कहते हैं शुद्ध संपत्ति विधि। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, अपनी परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट हमारा मेथड, तो चलिए देखिए, दो टाइप के अमालगमेशन हमने समझे थे ना, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो उन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि अलग अलग मेथड रहेगा परचेज कंसिडरेशन निकालने का, ध्यान रखिएगा। दोनों मेथड्स के लिए अलग अलग तरीके से आप परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर हमारा अमालगमेशन परचेज के नेचर का है, क्रय की प्रकृति का है, तो नेट एसेट्स मेथड से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे परचेज कंसिडरेशन। समझ में आ गई चीज़। फर्स्ट मेथड, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर अमालगमेशन परचेज के नेचर का हो, तो ऐसे केस में नेट एसेट्स, स्टूडेंट्स याद कीजिए, इससे पहले भी कहीं हमने नेट एसेट्स पढ़ी है, याद है कहाँ पढ़ा था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में नेट एसेट्स निकालना सीखा था ना। तो बिल्कुल नेट एसेट्स का मतलब वही है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर भी यही होगा। डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ उन्हीं एसेट्स और उन्हीं लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करना है जो कि परचेजिंग कंपनी लेने के लिए तैयार हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है कि वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स को लिया जाए, सारी लाइबिलिटीज़ को लिया जाएगा। हो सकता है कुछ एसेट्स ली जाए, कुछ लाइबिलिटीज़ ली जाए। सेकंड चीज़, बुक वैल्यू पर लेने का भी तो कोई कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप बुक वैल्यू पर लो, आप नई वैल्यू पर भी ले सकते हो, आप रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी है। जब परचेज के नेचर का अमालगमेशन है, तो उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करो जो कि परचेजिंग कंपनी लेने वाली है, फर्स्ट। सेकेंड, उस वैल्यू को कंसिडर करो जो कि जिस वैल्यू पर परचेजिंग कंपनी लेगी। मतलब कि सबसे पहले तो हमें यहाँ लिखनी है एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी, परचेज कंसिडरेशन किसको देना है मुझे बताइए, वेंडर कंपनी को देना है। तो एसेट्स में हम किसकी लेंगे, वेंडर कंपनी कि भैया आपकी कितनी एसेट्स हमें बताओ। उन्होंने कह दिया हमारे पास 50 लाख की एसेट्स है, ठीक है, हम आपकी एसेट्स ले रहे हैं, हम आपकी 20 लाख की लाइबिलिटीज़ भी तो ले रहे हैं ना, मतलब 20 लाख का पेमेंट हम आपके बिहाफ पे करने वाले हैं, तो रिमेनिंग 30 हम आपको पे कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी लेनी है, क्योंकि वेंडर कंपनी के लिए हम परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं। तो नेट एसेट्स फाइंड आउट किसकी करनी है, वेंडर कंपनी की करनी है। देन नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी कैसे फाइंड आउट होगी, तो यहाँ पर एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, और यहाँ से लेस कर देंगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। जितनी भी लाइबिलिटीज़ परचेजिंग कंपनी ने लेना तय किया है और जिस वैल्यू पर लेना तय हुआ है, ये चीज़
चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी एसेट्स लेना भी ज़रूरी नहीं है, बुक वैल्यू पर लेना भी ज़रूरी नहीं है। तो जितनी एसेट्स जितनी लाइबिलिटीज़ लेना तय किया वो लिखो, और जिस जिस वैल्यू पर लेना तय किया 1 बाय 1 हम लिखते जाएंगे। ऐसे नहीं लिखा जाएगा ऑल एसेट्स या टोटल एसेट्स, 1 बाय 1 एसेट्स के नाम लिखे जाएंगे। मशीन इस वैल्यू पर, फर्नीचर इस वैल्यू पर, बिल्डिंग इस वैल्यू पर, लेस लाइबिलिटीज़ हमने इतने क्रेडिटर्स, इतना डिबेंचर्स, इतना बैंक ओडी, वॉटएवर जो भी आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ है 1 बाय 1 उनको लिखा जाएगा, उस वैल्यू पर लिखा जाएगा जिस वैल्यू पर लेने के लिए परचेजिंग कंपनी अग्री हुई है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स, और इसे ही क्या कहा जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। सिंपल सा मेथड हो गया बिल्कुल। फर्स्ट मेथड हमारा नेट एसेट्स मेथड, उसमें हमने सबसे पहले सीखा कि अगर अमालगमेशन हमारा जो है वो परचेज की नेचर वाला हो तो हम नेट एसेट्स मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो भैया हमने आपकी इतनी एसेट्स ली, इतनी लाइबिलिटीज़ का हम पेमेंट करने वाले, रिमेनिंग अमाउंट हम आपको दे देते। यही होती है ना सिंपल से, कोई सा भी सिंपल कंसेप्ट लगा लो। हम किसी से कुछ चीज़ ले रहे हैं कि हम आपकी 500 की चीज़ ले रहे हैं, आपके भी हाफ पे हम 200 रुपये किसी और को देने वाले, तो अब हम आपको कितने देंगे, सिर्फ 300 रुपये। तो वही चीज़ है कि हमने आपके 50 लाख की एसेट्स ली है, उसके बाद में हम आपके लिए 20 लाख का पेमेंट करने वाले, आपके क्रेडिटर्स को आपकी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, देन रिमेनिंग 30 लाख वो हम आपको पे कर देते हैं। तो वही क्या पेमेंट होगा, परचेज कंसिडरेशन का। क्लियर, 100% क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व होता है जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो। अब हम पढ़ेंगे कि अगर अमालगमेशन मर्जर के नेचर का, 2 टाइप के अमालगमेशन पढ़े ना हमने, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के अंदर क्या होगा कि 2 चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट, कोई एक ही कंपनी मर्ज की जा रही है। सेकंड, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज का मर्जर हो रहा है, तो ऐसे केस में डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक विद्यमान कंपनियों का मर्जर होता है, वो विलयित होती है, तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है। मान लीजिए 2 कंपनीज है, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड, दोनों मर्ज हो रही है, दोनों मर्ज हो रही है। तो ऐसे केस में दोनों का मर्जर हो रहा है, मतलब कि अमालगमेशन है लेकिन मर्जर के नेचर का है, तो दोनों का जब मर्जर किया जा रहा है तो ऐसे केस में अब हम परचेज कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो 2 कंपनीज हमारी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, तो सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना है, दोनों कंपनीज की नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी अलग अलग, क्योंकि 2 कंपनी है तो 2 बैलेंस शीट भी होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट अलग, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट अलग। तो उन बैलेंस शीट्स के हिसाब से हमें क्या कर लेनी है, फर्स्ट नेट एसेट्स फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे, तो यहाँ नेट एसेट्स का फॉर्मूला होगा ऑल एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी। क्या होगी, ऑल एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी, और यहाँ उसमें से लेस हो जाएगी ऑल लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी। इसी तरह दोनों कंपनीज के लिए निकाला जाएगा, ठीक है, दोनों कंपनीज के लिए अलग अलग, ए लिमिटेड की भी अलग नेट एसेट्स, बी लिमिटेड की भी अलग नेट एसेट्स। यहाँ हमारे पास क्या आ जाती है, समझ में आई चीज़। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से नेट एसेट्स निकालनी। और यहाँ हमने मैम ऑल एसेट्स क्यों लिया, ऑल लाइबिलिटीज़ क्यों लिया, देखिए भाई यहाँ मर्जर है ना, मर्जर मतलब सारी एसेट्स लेनी है, सारी लाइबिलिटीज़ लेनी है और बुक वैल्यू पर लेनी है। तो यहाँ तो कुछ ध्यान में रखना नहीं है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है एज इट इज़ सारी की सारी एसेट्स को सेम वैल्यू पर लिखते जाओ और सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को सेम वैल्यू पर लिख के लेस कर दो। बैलेंस आपका क्या कहलाएगा, नेट एसेट्स कहलाएगा। तो नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड भी आ गई और नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड भी आ गई। तो फर्स्ट स्टेप दोनों कंपनीज के लिए किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज। ओके, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। फर्स्ट हमने क्या कर लिया, नेट एसेट्स फाइंड आउट कर ली। देन सेकेंड स्टेप हमारा आएगा कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन। देखना यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेशन ऑफ
नेट एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज की नेट एसेट्स हमने ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज करके फाइंड आउट कर ली। सेकंड स्टेप हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन। हमें कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो मैम कंबाइंड क्यों, अलग अलग क्यों नहीं? तो क्योंकि मर्जर हो रहा है ना, तो ऐसे केस में जो परचेजिंग कंपनी है ना वो कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन पहले फाइंड आउट करेगी और उसके बेस पे दोनों कंपनीज को पेमेंट कर दिया जाए। तो कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन मतलब दोनों का एक साथ कुल मिलाकर परचेजिंग कंपनी कितना देगी, परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में कुल मिलाकर परचेजिंग कंपनी कितना पेमेंट करेगी उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल नेट एसेट्स मीन्स ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, मीन्स नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड प्लस नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड। फर्स्ट और सेकंड दो कंपनियाँ जो भी है उन दोनों के नेट एसेट्स की क्या कर दो, टोटल, और ये यहाँ पे लिख दो। ये क्या आ गई, टोटल नेट एसेट्स। समझ में आ रही है हमने क्या किया? हमने जो फर्स्ट स्टेप के अंदर नेट एसेट्स फाइंड आउट करी थी ना, वो नेट एसेट्स दोनों की ऐड करके लिख ली। ओके, नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब ये क्या हो गई, टोटल नेट एसेट्स। यहाँ से हमें माइनस करनी है। बहुत सिंपल सा और फिक्स्ड सा फॉर्मेट है, रिजर्व्स ऑफ बोथ कंपनीज। दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स रखे, रिजर्व्स तो पता है ना, हमने बैलेंस शीट पढ़ी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस हेड होता है ना। तो दोनों के जितने भी रिजर्व्स से रखे उन रिजर्व्स को कर दो माइनस और ऐड कर दो दोनों की फिक्टिशियस एसेट्स को। यहाँ पे रिजर्व्स को तो लेस कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स को ऐड कर दो, ये हमारा आ जाएगा कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन। देखिए समझिएगा कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो यहाँ ज़रूरी होता है कि सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज़ ली जाए। तो यहाँ जब हम नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं ना फर्स्ट स्टेप के अंदर, वहाँ पर हम फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते हैं। इसलिए अब हमें क्या करनी है, यहाँ फिक्टिशियस एसेट ऐड करनी है और फिर हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको लेस कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आएगा कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? यहाँ तक कि दोनों स्टेप्स क्लियर है। क्या किया हमने, दो कंपनीज मर्ज हो रही है, दो कंपनीज मर्ज हो रही है। तो फर्स्ट हमने दोनों की नेट एसेट्स निकाले, सिंपल ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेकंड स्टेप में कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन। सिंपल सा मेथड, टोटल नेट एसेट्स मतलब नेट एसेट्स ऑफ कंपनी 1 प्लस नेट एसेट्स ऑफ कंपनी 2। ये हमारे पास टोटल नेट एसेट्स आ गए, उसमें रिजर्व्स ऑफ बोथ कंपनीज लेस कर दो एंड फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज, ये भी दोनों कंपनीज की ही लेनी है जितनी भी, इफ़ एनी। ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंपनीज में फिक्टिशियस एसेट्स हो, दोनों कंपनीज में रिजर्व जैसा भी हो, तो वो हमें लेके क्या करना है, रिजर्व्स माइनस करने, फिक्टिशियस एसेट्स ऐड करने। हमारे पास आ गया कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन, मतलब टोटल पेमेंट इतना करेगी परचेजिंग कंपनी इन दोनों कंपनीज को मिला के, कुल मिलाकर इतना पेमेंट करने वाली। अब दोनों का तो आ गया, लेकिन अकाउंटिंग के व्यू से अगर हम देखें तो हमें तो दोनों का अलग अलग पता होना चाहिए ना। क्यों, ए लिमिटेड अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगी, बी लिमिटेड अपनी बुक्स के अंदर एंट्री कैसे करेगी। तो अकाउंटिंग के लिए तो ज़रूरी है कि दोनों ही कंपनीज का परचेज कंसिडरेशन हमारे पास अलग अलग अवेलेबल हो। तो बिल्कुल इन दोनों के लिए हम अब परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। तो थर्ड आएगा, थर्ड स्टेप इसको हम कह सकते हैं फाइनली कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो देखिए इस स्टेप को पढ़ना, हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी लिखेंगे। उससे पहले मैं सिंपल सा बता देती हूँ करना क्या है। कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट्स के रेशियो में दोनों कंपनीज में बांट देना है। समझ में आ रही है चीज़? कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट्स के रेशियो में दोनों कंपनीज के अंदर बांट देना है। तो परचेज कंसिडरेशन ए लिमिटेड का कैसे निकल जाएगा, तो देखिए कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन किस रेशियो में बांटना है, नेट एसेट्स के रेशियो में। तो यहाँ तो आ जाएगा नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड डिवाइडेड बाय
टोटल नेट एसेट्स। ऐसे ही बांटा जाएगा ना रेशियो में, तो रेशियो में तो ऐसे ही बढ़ता है। तो हमने क्या कर दिया, कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन इनटू नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नेट एसेट्स। टोटल नेट एसेट्स मतलब ए और बी दोनों की टोटल नेट एसेट्स हो गई। तो ये हमारा फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन निकालें। अगर यहाँ पे बी लिमिटेड का निकालना हो, परचेज कंसिडरेशन फॉर बी लिमिटेड, देन बी का रेशियो ले लो। क्या हो गया, कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन इनटू नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नेट एसेट्स। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आई चीज़? क्या पढ़ रहे हैं हम, नेट एसेट्स मेथड पढ़ रहे हैं। नेट एसेट्स मेथड हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करने का फर्स्ट मेथड। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा परचेज के नेचर के अमालगमेशन में, तो वो हमने बिल्कुल सिंपल पढ़ लिया। ऑल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, और उसमें से लेस कर दो लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, दैट इज नेट एसेट्स, और वो हमारा परचेज कंसिडरेशन। सेकंड, अमालगमेशन अगर मर्जर के नेचर का हो तो ऐसे केस में दो कंडीशन हमारे पास इसके अंदर और आती है। फर्स्ट तो कि जब दो कंपनीज मर्ज हो रही हो, और सेकंड जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही हो। तो दो कंपनीज जब मर्ज होती हैं तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन होती है। पहले नेट एसेट्स निकाल लो दोनों के अलग अलग, फिर कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन निकाल लो। इससे क्या करना है, दोनों के नेट एसेट्स को जोड़ के रिजर्व घटा दो, फिक्टिशियस एसेट ऐड कर दो, ये हमारी टोटल कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन। फिर उसको नेट एसेट्स के रेशियो मार दो तो ये परचेज कंसिडरेशन। तो जब अमालगमेशन मर्जर के नेचर का है और उसमें हम नेट एसेट्स मेथड पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मर्ज होने वाली है तो इस तरीके से कंबाइंड निकाल के सब कुछ आपको करना है। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो रही हो, कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो रही हो, तो ऐसे केस में पेमेंट कैसे किया जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो क्या कर लो, उस मर्ज होने वाली कंपनी की नेट एसेट्स फाइंड आउट कर लो। क्या कर लो, नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी फाइंड आउट कर लो, और वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज एंड दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन इन रुपीज। जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल है ना। नेट एसेट्स आपको फाइंड आउट करनी है, और नेट एसेट्स कैसे फाइंड आउट होगी, टोटल एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी माइनस टोटल एसेट्स ऑफ टोटल लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, नेट एसेट्स आ जाएगी हमारे पास। और वही जो हमारी नेट एसेट्स जो फाइंड आउट हो रही है ना, वही हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है सिंपल सेंसेस में। तो देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन की एक्चुअल कैलकुलेशन होगी कैसे। तो दो कंपनीज होती है, हमेशा दो कंपनीज तो होगी। मान लीजिए एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है। एक कंपनी परचेजिंग कंपनी है, एक कंपनी वेंडर है। तो एक्स हमारी मान लेते हैं हम परचेजिंग कंपनी, और वाई हमारी क्या हो जाएगी, वेंडर कंपनी। ओके, एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी, वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी। वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में मर्ज हो रही है, फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दोनों एक ही सेम चीज़ें हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के व्यू से कोई ऐसा खास डिफरेंस आता नहीं है। तो वाई लिमिटेड का एब्जॉर्प्शन करिए एक्स लिमिटेड, तो ऐसे केस में पेमेंट कौन करेगी, एक्स लिमिटेड करेगी। किसको करेगी, वाई लिमिटेड को करेगी। तो एक चीज़ तो सिंपल सी है कि हमें वाई लिमिटेड के लिए नेट एसेट्स निकालनी है, और वही मेथड है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके। मान लीजिए हमने वाई लिमिटेड की नेट एसेट्स निकाल दी 1,60,000। तो ये तो रुपीज़ हो गए ना, 1,60,000 रुपये का आपको क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है। कौन करेगी, एक्स लिमिटेड करेगी। पेमेंट कैसे करेगी, पेमेंट शेयर्स में करेगी। पेमेंट किस में किया जाएगा, शेयर्स में किया जाएगा। तो देखिए, जब हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हमें दोनों फॉर्म्स में परचेज कंसिडरेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। परचेज कंसिडरेशन इन कैश पता होना ज़रूरी है, अमाउंट पता होना ज़रूरी है, एंड परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स में पता होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए कि परचेजिंग कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर शेयर्स को मतलब कि वेंडर कंपनी को शेयर्स इशू करेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू याद है, निकालना सीखा था हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में। बिल्कुल वही मेथड है, नेट एसेट्स ऑफ परचेजिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए
परचेजिंग कंपनी की नेट एसेट्स आ रही है एक्स लिमिटेड की 2,50,000 रुपये। कितनी आ रही है? 2,50,000 रुपये। इसके पास अभी 10,000 शेयर्स है, मतलब कि इसका एक शेयर किस वैल्यू पर है? 25 रुपये की वैल्यू पर है। समझना है इस चीज़ को, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। परचेजिंग कंपनी की हमें क्या निकालनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है पर शेयर। निकाल दी भैया। एक्स लिमिटेड का एक शेयर 25 रुपये का, ओके फाइन। वाई लिमिटेड को टोटल 1,60,000 का पेमेंट करना। तो शेयर कितने देने हैं बताइए? तो 1,60,000 का पेमेंट करने के लिए 25 रुपये की रेट पे शेयर इशू हो जाएंगे। सिंपल है ना? क्या होगा? 25 रुपये की रेट से आप 1,60,000 रुपये के लिए अपने शेयर्स इशू कर दो, तो ये हो जाएंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाई 25, दैट मीन्स 6,400 शेयर्स। या आप क्या करेंगी? परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट होगा। क्लियर हुई चीज़? तो ये है जब अमालगमेशन मर्जर के नेचर का हो और एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? सिंपल, नेट एसेट्स निकाल लो वेंडर कंपनी की और परचेजिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर्स भी निकालो, वरना अमाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट तो सीधी वही है नेट एसेट्स वाली। तो जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो किस बेस पे निकाले जाएंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी के आधार पर। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कंप्लीट होता है, नेट एसेट्स मेथड। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मेथड पर, जो कि हमारे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन के लिए है। फर्स्ट मेथड सबको क्लियर हो गया, नेट एसेट्स मेथड। देन सेकंड मेथड हमारा है नेट पेमेंट मेथड, मोस्ट इजीएस्ट मेथड, शुद्ध भुगतान विधि, सबसे सिंपल है। यहाँ कोई मर्जर में अलग, परचेज में अलग, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा और बहुत सिंपल सा मेथड। देखिए शुद्ध भुगतान विधि, इसके अंदर क्या होगा? परचेज, आपको सबसे पहले तो ये भी समझना होगा क्वेश्चन के अंदर कि हमें किस मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कोई क्लियर नहीं बोलेगा कि शुद्ध संपत्ति विधि से आप क्रय प्रतिफल निकालें या फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट एसेट्स मेथड, ऐसे बहुत क्लियरली नहीं बोला जाएगा। आपको कुछ समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो नेट पेमेंट मेथड का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे ना तभी समझ में आ जाएगा कि नेट पेमेंट मेथड कैसे। तो नेट पेमेंट मेथड के अंदर हमेशा रेशियो अप्लाई होता है, रेशियो दिया जाता है। 2 के बदले 3 शेयर इशू करेंगे, 3 के बदले 5 शेयर इशू कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। तो जब आपको ऐसे रेशियो वाइज क्वेश्चन दिया हुआ ना, तो समझ जाइए कि क्या है? शुद्ध भुगतान विधि है, नेट पेमेंट मेथड है। तो ऐसे केस में परचेज कंसिडरेशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है? मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया कि एक्स लिमिटेड है, दूसरी आपके पास वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड आपकी परचेजिंग कंपनी, वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी, ओके। आपको बोल दिया वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी के पास जो कैपिटल है वो है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ओके फाइन। कितना? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इन शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए परचेजिंग कंपनी ने कहा है कि हम आपके 5 शेयर के बदले 4 शेयर देंगे। क्या देंगे? 5 शेयर के बदले 4 शेयर इशू किए जाएंगे। इनके शेयर्स भी 100 रुपये वाले हैं। उन शेयर्स को ये 130 रुपये की रेट पर इशू करेंगे। समझ में आई? एक्स लिमिटेड विल इशू 4 शेयर्स, कितने के लिए? 5 शेयर के बदले में, किस रेट पर? 130 रुपये की रेट पर। ये हमारा क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा प्रॉपर लैंग्वेज में दिया जाएगा कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने के लिए तैयार होती है। वाई लिमिटेड की कैपिटल है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड के शेयर्स भी 100 रुपये वाले हैं। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को प्रत्येक 4 के बदले 5 शेयर देने के लिए तैयार हुई है और वो शेयर्स 130 रुपये की रेट पर दिए जाएंगे। 4 के बदले कितने शेयर दे रहे हैं आप? 5 शेयर दे रहे हैं। देन फर्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स
टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड, और यही हमारा हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स। जितने शेयर्स दोगे वही तो परचेज कंसिडरेशन होता है। देन व्हाट, तो देखिए 10,000 शेयर्स है, आप बोल रहे हो 4 के बदले 5 शेयर देंगे। क्या देंगे? 4 के बदले 5 शेयर अगर दोगे तो 10,000 के बदले आप कितने शेयर्स दे दोगे? तो 12,000। यही बोला गया ना क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला? 4 के बदले 5 तो दोगे। सेकंड, क्या करोगे? 130 रुपए की रेट पर भी दोगे। तो फाइन, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया। 12,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at ₹130 each। देन परचेज कंसिडरेशन इन रुपीज़ अगर हम निकालना चाहें तो कैसे? तो 12,500 शेयर दे रहे हैं आप, 130 रुपये की रेट पर दे रहे हैं, तो आपका परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 12,500 इंटू 130, 16,25,000। तो दोनों निकल गए ना हमारे परचेज कंसिडरेशन, कैश में भी आ गया, शेयर्स में भी आ गया। ये हमारा नेट पेमेंट मेथड कहा ना, बहुत सिंपल इजीएस्ट मेथड हमारा। तो आपको जब रेशियो वाइज क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो समझ जाइए कि हमारा कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है। इसके बाद एक चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि हमारे परचेज कंसिडरेशन के अंदर सिर्फ उसी अमाउंट को परचेज कंसिडरेशन में शामिल किया जाता है जो कि शेयर होल्डर्स को दी जाती है। उसके अलावा डिबेंचर होल्डर्स को या फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के रिलेशन में ऐसा कुछ भी पेमेंट किया जाता है ना स्टूडेंट्स, तो वो हमारा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है। सिंपल। ओके, 2 मेथड्स हमने पढ़ लिए, नेट एसेट्स मेथड पढ़ा, नेट पेमेंट मेथड पढ़ा। अब हम हमारी परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन का फाइनल थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड मेथड हमारा है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, अंतर्निहित मूल्य विधि। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड याद कीजिए, हमने जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पढ़ा था तो वहाँ पर हमने नेट एसेट्स मेथड का ही दूसरा नाम इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ा था, याद है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो हमने इससे जस्ट पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, नेट एसेट्स मेथड को ही इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड पढ़ा था। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा नेट एसेट्स मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंदर, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन। यहाँ परचेज का नेचर हो, मर्जर का नेचर हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। और ध्यान रखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से। तो हमारे पास नेट एसेट्स आती है, उस नेट एसेट्स में नंबर ऑफ शेयर्स को हम डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आ जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाती है। तो करना क्या है, फर्स्टली हमें फाइंड आउट करनी है नेट एसेट्स, तो ऑल या टोटल एसेट्स व्हाटएवर माइनस टोटल लाइबिलिटीज जो भी आती है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आगे नेट एसेट्स। सिंपल इसी तरीके से निकालते हैं ना, मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट्स। अब इस नेट एसेट्स को क्या कहा जाता है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटी सारी घटा दी तो बचे कौन, शेयर होल्डर्स बचे। द नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, पर हमें क्या चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड अमाउंट, क्योंकि वही हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कोई बहुत अलग चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, याद रखना ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना वैल्यूएशन ऑफ शेयर। बस फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वहाँ हमने नेट एसेट्स निकालने के बाद फॉर्मूला के अंदर ही पढ़ा था कि वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। यहाँ हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे बस इसको। ये हमारे पास क्या आ गई, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अब आपको अगर चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स
अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और यही आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर चाहिए तो कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सिंपल, इस तरीके से निकल जाएगी। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी और उस इंट्रिंसिक वैल्यू के रेशियो में हमें पेमेंट करना है, किसका, परचेज कंसिडरेशन का। तो ध्यान दीजिए, दो कंपनीज हमारे पास रहेगी, कौन कौन सी, परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। तो इन दोनों कंपनीज की हमें क्या करनी पड़ेगी, इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी। चलिए इसको एक छोटा सा, मैं पूरी सारी डिटेल्स तो हम नहीं लिखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के आगे से स्टार्ट करते हैं कि चलिए हमने दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यूज निकाली, अब आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स लिमिटेड हमारी परचेजिंग कंपनी, वाई लिमिटेड हमारी वेंडर कंपनी, दोनों की हमने क्या कर ली, इंट्रिंसिक वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो कैसे, तो परचेजिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है ₹125 पर शेयर और इनकी जबकि फेस वैल्यू कितनी की है, 100 रुपये की, मतलब 100 वाले शेयर हैं, नॉर्मल आपकी नॉमिनल वैल्यू 100 की है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई है, 125 रुपये। फाइन। वाई लिमिटेड की आई है ₹120 पर शेयर और इनके पास टोटल 10,000 शेयर्स और इनकी भी फेस वैल्यू कितनी है, 100। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होगा तो इतना तो हम कर ही लेंगे, ये 10,000 शेयर फेस वैल्यू सब तो दे रखा होगा और इंट्रिंसिक वैल्यू अपने इस मैथड से निकाल लेंगे। अब हमें पता करना है कि परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, क्या होगा। तो परचेज कंसिडरेशन इन रुपीज़ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स हम निकालते हैं और इन रुपीज़ हम निकालते हैं। तो इन रुपीज़ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्या होगा, तो देखिए वेंडर कंपनी कहेगी हमारे पास कितने शेयर्स, 10,000, एक शेयर कितने का, 120 का। तो आप हमें कितना दीजिए, एक शेयर पर 120 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपए का पेमेंट हमें कर दीजिए और ये 12 लाख क्या हो गए, परचेज कंसिडरेशन। तो इन रुपीज़ निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल। ये हमने अब क्या निकाल दी, परचेज कंसिडरेशन इन रुपीज़। अब हमें निकालना है परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स, परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये निकाल रही हूँ मैं, 12 लाख रुपए का पेमेंट करना कौन करेगी, कौन करेगी, परचेजिंग कंपनी करेगी, एक्स लिमिटेड देगी ना वाई लिमिटेड को 12 लाख रुपए, क्योंकि वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है वो। वाई लिमिटेड के 10,000 शेयर है, एक शेयर की 120 रुपये की वैल्यू आ रही है, मतलब 12 लाख रुपए का पेमेंट तो करना ही है। अब ये 12 लाख का जो पेमेंट किया जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो किस हिसाब से किया जाएगा, तो एक्स लिमिटेड कहेगी कि मानते हैं कि आपके शेयर्स की जो वैल्यू है वो 120 रुपये, लेकिन मेरा पर शेयर वैल्यू कितना है 125, तो मैं तो उसी रेट पर पेमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो वाई लिमिटेड के 12 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए एक्स लिमिटेड अपना 100 वाला शेयर 125 रुपये की रेट पर क्या कर देगी, इशू कर देगी। तो 12 लाख के लिए कितने शेयर्स इशू हो जाएंगे, 9600 शेयर्स। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे लिखा जाएगा, 9600 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at ₹125 each। समझ में आई, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है रुपीज़ में 12 लाख, और ऐसे भी अगर हम देखें तो 9600 × 125 कर दो 12 लाख आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने का तरीका है एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, अंतर्निहित मूल्य विधि से। समझ में आई चीज़, दोनों कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, परचेजिंग कंपनी की, वेंडर कंपनी की, और उसके हिसाब से इस तरीके से आपको परचेज कंसिडरेशन रुपीज़ में और शेयर्स में भी फाइंड आउट करना। वैसे नेट एसेट्स मेथड में जो हमने किया था उससे थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, यहाँ पर कोई खास डिफरेंस है नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे ना प्रैक्टिकल, वो या तो नेट एसेट्स मेथड से रिलेटेड है या फिर नेट पेमेंट मेथड से। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से भी करना तो हमें पता है सब कुछ। ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिख रहे हो ना, वो फेयर वैल्यू पर नहीं, अगर आपको रिवैल्यूएशन दे रखा है तो पूरा ध्यान रख के आपको नई वैल्यू पर इनको लिखना है। समझ में आ रही चीज़, मशीन बुक में तो 7 लाख दे रखी है, लेकिन नई वैल्यू दे रखी है, आपको बोल रखा है रिवैल्यूएशन किया गया 10 लाख पर, तो आप 10 लाख पर उसे लिखेंगे। रिवैल्यूएशन नहीं दे रखा है दिनों की,
रिवैल्यूएशन दे रखा है तो नई वैल्यू पर लिखा जाएगा किसी भी केस में, ओके। तो ये हमारा थर्ड मेथड है परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने का, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। फाइन। तो अभी तक हमने हमारे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शन का फर्स्ट पॉइंट कवर किया है स्टूडेंट्स, जो था हमारा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। 3 मेथड हमने पढ़ लिए, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इन तीनों मेथड्स को बुक में भी दिए गए हैं आपके, इसमें प्रॉपर थियोरी दे रखी है, आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाया हुआ है बुक के अंदर, तो आप उनको बुक से भी पढ़िए। तीनों मेथड्स हमने पढ़े। नेट एसेट्स मेथड, उसमें भी हमने देखा परचेज का होता है तब क्या, अमालगमेशन का होता है, सॉरी मर्जर का होता है तब क्या। और मर्जर में 2 केस वापस से पढ़े थे ना, कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज हो रही है या फिर एक कंपनी मर्ज हो रही है, तो किस तरीके से। उसके बाद नेट पेमेंट मेथड हमने पढ़ा। पेमेंट मेथड का तरीका क्या होता है कि वहाँ रेशियो वाइज चीज़ें आपको दे रखी होती है, तो वो पेमेंट मेथड है। थर्ड हमने अभी पढ़ा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, दोनों कंपनीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना तो हमने सीखा हुआ है पहले से ही वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाले चैप्टर के अंदर, तो उसी तरीके से निकाली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ वही पेमेंट शामिल होगा जो कि शेयर होल्डर्स को किया जाए। शेयर होल्डर्स के अलावा आप डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के दे रहे हो, उनके किसी दूसरे क्रेडिटर को दे रहे हो, वो सारे पैसे, वो सारा अमाउंट कभी भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बन सकता है। वो क्रय प्रतिफल का भाग नहीं कहलाएगा। क्रय प्रतिफल में केवल और केवल उन्हीं मूल्य को शामिल किया जाएगा जिसका भुगतान विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को किया जाता है। सिंपल। अब इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, कैलकुलेशन सीख ली हमने कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। अब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। देखिए 2 कंपनीज हमारे पास होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज हम सीखेंगे, एंट्रीज करना, अकाउंट्स बनाना तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है, 2 कंपनीज है ना हमारे पास, 2 कंपनीज, परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। तो दोनों कंपनीज की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी होगी। तो दोनों कंपनीज की बुक्स में सेम एंट्रीज तो नहीं होगी, अलग अलग एंट्रीज होगी ना। कैसे कि वेंडर कंपनी तो अपना बिजनेस क्या कर रही है, परचेज कर रही है अपनी एसेट्स, सॉरी वेंडर कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, तो ऐसे केस में उसकी तो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जाएगी। और सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि वेंडर कंपनी का समापन होता है, और जब भी किसी संस्था का, किसी कंपनी, किसी फर्म या फिर कुछ भी समापन होता है तो उसके सारे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। पार्टनरशिप पढ़ी है ना, लिक्विडेशन पढ़ा है आपने, पार्टनरशिप का समापन पढ़ा है, साझेदारी का समापन हमने पढ़ा है। तो वहाँ पर भी क्या होता था, पार्टनरशिप फर्म के सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते थे। मशीन क्या, एसेट्स, सारी जितनी भी एसेट्स है वो, डेटर्स, लाइबिलिटीज, सब कुछ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सब कुछ क्लोज हो जाता था फाइनली, और तब जाके साझेदारी फर्म का समापन होता था। तो कंपनी के केस में भी तो यही है, सारे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। किसके, वेंडर कंपनी के। तो क्या मैम परचेजिंग कंपनी की भी? देन नो, परचेजिंग कंपनी तो उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करने वाली है, परचेज करने वाली है, उनको खरीदने वाली है। तो वो तो परचेज करेगी, वेंडर कंपनी सेल करेगी। तो ऐसे केस में दोनों कंपनीज की बुक्स में एंट्रीज तो डिफरेंट तरीके से होगी। सिंपल। सेकंड चीज़ कि हमारा जो अमालगमेशन है वो भी 2 तरीके का है। कौन कौन से? परचेज के नेचर का है, मर्जर के नेचर का है। तो परचेज के नेचर के अमालगमेशन में एंट्रीज कैसे होगी, मर्जर के नेचर के अमालगमेशन में एंट्रीज कैसे होगी? डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। तो बिल्कुल अब जब हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, भरपूर जर्नल एंट्रीज है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एंट्रीज होगी, कम से कम 30-35 एंट्रीज में आप लोगों को पर मेथड पढ़ाने वाली हूँ। तो कहीं कोई टेंशन लेने की या फिर प्रेशर मत डालिए दिमाग पर, बिल्कुल भी। एंट्रीज़ को 1 बाय 1 कंसेप्ट समझते हुए हम करते जाएंगे, तो कोई एंट्री मिस भी नहीं होगी और कोई एंट्री गलत भी नहीं होगी, क्योंकि इनको रटना तो पॉसिबल आई थिंक नहीं है किसी के लिए भी, तो हम रटने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम उनको समझेंगे 1 बाय 1, दिमाग में क्लिक होता जाएगा, हाँ इस एंट्री के बाद ये एंट्री होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें प्रॉपर किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। अमालगमेशन मर्जर के नेचर का है, तब परचेजिंग वेंडर कंपनीज की बुक्स में कैसे एंट्रीज होगी। अमालगमेशन परचेज के नेचर का है, तो कैसे एंट्रीज होगी, सब कुछ
आगे की क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी एंट्रीज को हम समझेंगे। अकाउंट्स बनाने की बात आती है तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज याद है ना, तो फिर अकाउंट बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो अकाउंट्स बनाना बहुत इजी है, उसको सीखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनाना भी हम सीखेंगे कि आफ्टर अमालगमेशन आपकी बैलेंस शीट नई कैसे बनती है। जैसे पहले तो 2 बैलेंस शीट होगी, ए लिमिटेड की भी है, बी लिमिटेड की है। अब हो सकता है एक नई कंपनी ए बी लिमिटेड बन रही है या फिर बी लिमिटेड ए लिमिटेड में मर्ज हो रही है, तो नई बैलेंस शीट तो बनेगी। तो उस नई बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी अमाउंट्स नई बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, किस किस आइटम को लिखा जाएगा और किस किस वैल्यू पर लिखा जाएगा, तो इन सारे टॉपिक्स को